चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, राधे राधे। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था हमारे छत्तीसगढ़ के पाषाण काल के बारे में। आपको बता दूं कि ये जो क्लास हो रही है ये स्पेशली सीजी व्यापम वालों के लिए हो रही है। सीजी व्यापम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हो रही है, जिसमें अभी मैं स्टार्ट किया हूं छत्तीसगढ़ का इतिहास। आज इतिहास का दूसरा क्लास है, जिसमें हम आज कंप्लीट करेंगे पाषाण काल को, और उसके बाद हम शुरू भी कर सकते हैं रामायण काल को। ठीक है, तो फिलहाल मुझे बताओ, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज क्लियर है? गुड आफ्टरनून कान्हा, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है भाई बताओ। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई? पाषाण काल के बारे में मैंने बताया था। छत्तीसगढ़ में पाषाण काल, जिसमें एक पाषाण काल है, सबसे पहला पूर्व पाषाण काल 10,000 बीसी तक पूर्व पाषाण काल था। उसके बाद मध्य पाषाण काल था, जो कि 10,000 से 8,000 बीसी तक था। उसके बाद उत्तर पाषाण काल था, जो 8,000 से 5,000 बीसी तक था। और नव पाषाण काल जो 5,000 से 3,000 बीसी तक था, जिसमें हमने सबसे पहले पाषाण काल में किसके बारे में पढ़ना शुरू किया था? सबसे पहले मैं बता रहा था आपको पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल के बारे में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लोग कैसे थे, यहाँ के लोग कैसे थे, इनको क्या आता था, इन हाँ आ रही है ना? ठीक है, ओके मुन्नी। तो यहाँ पर इस पूरा पाषाण काल के बारे में खोज किसने किया? तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता कौन थे, यहाँ पर जो हमको पूरा पाषाण काल की जानकारी मिलती है वो रायगढ़ के सिंगनपुर गुफा की मिलती है। और इस सिंगनपुर गुफा की खोज करने वाले बंदे का नाम था एंडरसन। एंडरसन, तो इसका नाम याद रखना, खोजकर्ता एंडरसन थे। ठीक है, इन्होंने 1910 में इस जगह की खोज की। और अमरनाथ, अमरनाथ जो इस क्षेत्र का सर्वे किए, अमरनाथ का नाम याद रखना, जो इस क्षेत्र का सर्वे किए। ठीक है, तो एंडरसन और दूसरा अमरनाथ, ये दो नाम को भी दिमाग में सेट करो कि ये सिंगनपुर गुफा की खोज करने वाले एंडरसन थे और सर्वे करने वाले का नाम क्या है? अमरनाथ। ठीक है, इसके अलावा यहां पर याद रखिएगा कि जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी हैं, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के द्वारा, प्रसाद पांडे जी के द्वारा इस क्षेत्र का प्रकाशन हुआ। ठीक है, इसके द्वारा प्रकाशन, सिंगनपुर गुफा के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, सब चीज को हम लोग अभी डिटेल में चलेंगे। ठीक है, अभी सबका रिवीजन करूंगा, सब चीज क्लास में भी याद कराऊंगा। फिलहाल 3 नाम याद रखो। खोजकर्ता में अगर देखोगे तो एंडरसन ने सिंगनपुर गुफा वाली जगह की खोज की, जिसका सर्वे बाद में अमरनाथ के द्वारा किया गया, और पंडित लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा इस क्षेत्र का प्रकाशन किया गया। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना खोजकर्ता में। अगर हम बात करें ये सिंगनपुर की गुफा कौन से पहाड़ी में है, खोजकर्ता पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने किस क्षेत्र की स्पेशली बात कर रहे हैं? अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिंगनपुर गुफा की। अब इस सिंगनपुर गुफा की खोजकर्ता के नाम तो ये है। ठीक, ये सिंगनपुर की गुफा कौन से पहाड़ी में है? दूसरा प्रश्न कभी ये पूछे तो याद रखना, ये सिंगनपुर की गुफा चवर ढाल की पहाड़ी में है। चवर ढाल की पहाड़ी, अभी मैं सब नक्शे में याद करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर चवर ढाल की ऐसे पहाड़ी है। इस पहाड़ी के निचली हिस्तर गिरिपाद जगह जगह पर आपको मिलेगा सिंगनपुर की गुफा। तो ये किसका हिस्सा है? सिंगनपुर की गुफा चवरढाल पहाड़ी का एक हिस्सा है। ठीक है, यहां पर अगर आप जाओगे तो यहां पर मानव लाइफ, मानव का जीवन कैसा देखने को मिलता है? मानव लाइफ, यहां पर जो मानव रहे
उस दौर में वो कैसे थे, तो इस समय के जो मानव थे एकदम एकदम आदि मानव, ठीक है, जो नाम आप सुने हैं आदि मानव, वैसे ही मानव इस समय देखने को मिलता है। तो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो आदि मानव की तरह रहते थे, और आदि मानव की तरह इनका जो निवास स्थल था वो जंगल ही था, क्योंकि जंगल में आदि मानव अपना शिकार करते थे, वहीं भोजन करते थे, और रहना रहने का जगह यही गुफा उफा में रहा करता था। तो सिंगनपुर की गुफा जो कि आपको देखने को मिलेगा चौवर ढाल की पहाड़ी, कौन से जगह पर, तो ये है आपका रायगढ़ में। इसी जगह की खोज एंडरसन ने की, सर्वे अमरनाथ ने की, और इसका प्रकाशन लोचन प्रसाद पांडे ने किया। पहाड़ी चौवढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में सिंगनपुर की गुफा है। यहाँ पर लोगों का साक्ष्य मिला कि यहाँ पहले आदि मानव रहा करते थे, जो आज से 10,000 पूर्व के हैं। 10,000 बीसी मतलब 10,000 ईसा पूर्व के मानव का साक्ष्य इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये मानव थे तो ये क्या करते थे, ये जंगल जाते थे, जंगल में देखते थे कहीं कांदे का जड़ है ना, जड़ में कांदा है, कहीं फल है, तो कहीं जीव जंतु है। जहां पर कुछ भी इनको दिख जाता था उसको ले आते थे और उसको इकट्ठा कर लिया करते थे। तो यहाँ पर जो मानव रहते थे वो मानव जो है वो खाद्य संग्राहक रखते थे अपने साथ, खाद्य संग्राहक मानव कहलाते हैं, जो अपने साथ खाने के सामान को साथ में रखा करते थे, खाद्य संग्राहक मानव, ये आदि मानव कहलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यहाँ के मानव अब जाएंगे जंगल तो कुछ ना कुछ शिकार करेंगे, तो शिकारी मानव थे यहाँ पे। कैसे मानव थे, शिकारी मानव थे, शिकारी करता मानव इस क्षेत्र में उसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो मानव का एक चित्र देखने को मिलता है, जहां मानव के बारे में इस तरीके का सीढ़ी नुमा मानव, सीढ़ी नुमा मानव, ऐसा ये मानव है, ठीक है, ऐसा ये मानव खड़ा हुआ है, इस तरीके के सीढ़ी नुमा मानव की आकृति देखने को मिलती है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर सीढ़ी नुमा मानव की आकृति इस क्षेत्र में देखने को मिलती है इस सिंगनपुर की गुफा में। तो सीढ़ी नुमा मानव का समूह है, यहाँ देखोगे ध्यान से तो इसका एक समूह है। तो यहाँ पर ये कुछ दर्शाता है, ये नहीं दिखा रहा, ये लिखा हुआ नहीं है साक्ष्य, ये केवल चित्रित है। ये सब आपको साक्ष्य मिले हैं कब, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, चलो गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून भाई। क्या हो गया डिम्पी, किरण क्या हो गया भाई, सुनीता बताओ, जो मैं बात बताया यहाँ तक समझ में आया, स्पष्ट है। पूरा पाषाण काल, इसके साक्ष्य हमको कहाँ मिले, सिंगनपुर की गुफा। ये सिंगनपुर की खोज एंडरसन ने की, इसका सर्वे अमरनाथ ने किया, और इसका प्रकाशन पंडित लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा। यहाँ पर हमको मानव के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें मानवों का एक समूह देखने को मिलता है, और मानव के समूह जो है वो सीढ़ी नुमा है। सीढ़ी नुमा मतलब ऊपर से नीचे, मतलब पद, एक पद की वरीयता को दिखा रहा है, या इस तरीके का एक उन्होंने भाव को प्रकट किया है। ये लिखा हुआ नहीं है, इस तरीके के चित्रित मानव है जो कि सीढ़ी नुमा है। यहाँ पर शिकारी करता हुआ मानव दिखा, यहाँ पर मानव जंगलों से खाने के खाद्य पदार्थ को ला करके इकट्ठा करता हुआ मानव दिखा। यहाँ का मानव का जो साक्ष्य देखने को मिलता है वो आदि मानव के समान नजर आता है। तो ये सारी घटनाएं इसके लिए याद रखना, ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ औजार भी देखने को मिलते हैं, टूल्स, औजार। कैसे औजार, तो यहाँ के मानव उस समय शिकार में जाते रहे होंगे, तो उस समय कुछ भी पत्थर, तो पत्थर अपना जो भी एक नया पत्थर का आकार, नए पत्थर का स्वरूप, तो यहाँ पर कुदाल है ना, छोटे छोटे, ठीक है। अगर हम बात करें कोई भी दिमागदार अगर आदमी है तो वो कुछ ना कुछ उसमें अपना तकनीक लगाएगा एक्स्ट्रा, लेकिन उस समय आदि मानव थे, उनके पास बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े टूल हुआ करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से वो शिकार किया करते थे। तो यहाँ का पत्थर था वो बड़े आकार का था, तो यहाँ पर बड़े औजार देखने को मिले, बड़े औजार। यहाँ पर बड़े औजार के साथ यहाँ पर कुदाल देखने को मिला,
कुदाल, बड़े बड़े पत्थरों के कुदाल देखने को मिले इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर यह जानकारी पूरा पाषाण काल की है। बात समझ में आई क्या यहाँ तक जो बताया मैं? ठीक है किरण, तो पूरा पाषाण काल की जानकारी आपको यहाँ तक इतनी चीजों को याद रखना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, पूछ लो भाई, पूछ लो भाई, किसी को कोई प्रश्न? तो यहाँ पर कुदाल जो है, जैसे कि हाथों से पकड़ के ऐसे, मतलब हाथ पकड़े कुदाल, बड़े बड़े पत्थर, तो उसी को हस्तचलित कुदाल बोल देते हैं। कुदाल मतलब हाथों के द्वारा उपयोग करने वाला कुदाल, हस्तचलित कुदाल, हाथों के द्वारा उपयोग करने वाला कुदाल यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोगों के लिए इतना काफी है। ठीक है, चलो इसके आगे पूरा पाषाण काल के बाद हम लोगों ने देखा था कल की क्लास में, वो था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, अब मध्य पाषाण काल का मैंने ट्रिक भी बताया था, मकबरा। मकबरा, मकबरा से याद रखना, यहाँ पर जो क्षेत्र मिला वो मकबरा के म से मध्य पाषाण और क से कबरा पहाड़। तो कबरा पहाड़ वाले क्षेत्र में आपको मध्य काल से संबंधित, मध्य पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल समझ गए। पूरा पाषाण काल के बाद मतलब इसका जो समय था वो समय कब से कब था? 10,000 BC से 8,000 BC, ये है आपका मध्य पाषाण काल, कबरा पहाड़। ओके, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ कहाँ है? सबको पता होगा, कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में है। इस कबरा पहाड़ में हमको क्या मिला, इसका खोजकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे इसके खोजकर्ता का नाम। यहाँ पर मानव के लाइफ कैसा था, मानव का लाइफ देखेंगे। यहाँ पर कौन से हथियार मिले, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा था, यहाँ पर हमने देखा है खोजकर्ता। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी में है, यहाँ का मानव लाइफ कैसा है, यहाँ का औजार कैसा है, तो यही चीज को हम बेस बना लेते हैं। तो पहला हम खोजकर्ता का नाम देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये कौन सी पहाड़ी में मिला ये भी देख लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मानव लाइफ कैसी रही, मानव जीवन कैसा है ये देख लेंगे, और अंत में हम यहाँ के औजार को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर खोजकर्ता की बात करें तो यहाँ के खोजकर्ता का नाम था गार्डन। गार्डन, इनके द्वारा खोज किया गया इस कबरा पहाड़ का, जो रायगढ़ जिले में है। रायगढ़ जिले में नेशनल हाईवे 53 जो कि उड़ीसा जाता है। ठीक है, और पहाड़ी, यहाँ की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम भी याद रखिएगा। ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम, जो जैसे कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। ठीक है, और इस पहाड़ी के नीचे में यहीं पर आपको गुफा देखने को मिल रहा है। तो एक गुफा का नाम तो कबरा पहाड़ है, ये कबरा पहाड़ है। लेकिन यहाँ की जो पहाड़ी है वो पहाड़ी का नाम क्या है? तो इस पहाड़ी का नाम याद रखना, गजमार की पहाड़ी। तो कबरा, कबरा, कबरा नाम क्यों पड़ा? आप सोचो, कबरा, चित कबरा, मतलब आप सुने होंगे छत्तीसगढ़ में चित कबरा ऐसा वर्ड। तो कबरा मतलब जहां का जो दिखावट है वो उसमें कुछ ना कुछ कबरा कबरा जैसा है, दरदरे, मतलब कुछ ना कुछ उसका दृश्य, चित, कुछ छोटे मोटे चित्र घसे घसे इस टाइप का, चित कबरे टाइप का। तो इसलिए इसका नाम कबरा पहाड़ पड़ गया, कबरा पहाड़। और ये कबरा पहाड़ जो है वो गजमार पहाड़ी का एक हिस्सा है। जैसे चौवर ढाल का हिस्सा सिंगनपुर की गुफा, तो गजमार का हिस्सा, गजमार का हिस्सा कबरा पहाड़ है। यहाँ पर खोजकर्ता गार्डन थे, और यहाँ पर गार्डन के साथ साथ ये याद रखना, अमरनाथ, अमरनाथ ने यहाँ का भी सर्वे किया। अमरनाथ के द्वारा सर्वे याद रखना, यहाँ पर अमरनाथ ने वहां पे भी सर्वे किया, यहाँ पर भी सर्वे किया। खोज गार्डन ने किया, सर्वे अमरनाथ ने किया। पहाड़ी गजमार की पहाड़ी, इतनी चीज स्पष्ट और क्लियर है। यहाँ पर याद रखिएगा कि मानव का लाइफ कैसा रहा। तो यहाँ का जो मानव का लाइफ है, जैसे वहां सीढ़ी नुमा आकृति में मानव मिले, तो यहाँ पर मानव पंक्तिबद्ध मिले। पंक्तिबद्ध मतलब ये दिखाता है कि यहाँ के मानव का जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति समान है। वहां थोड़ा पद सोपान जैसा था, यहाँ पंक्तिबद्ध मानव, मतलब ये मानव है, ये देखो मानव,
एक साथ एक लाइन में एक रो में खड़े हुए हैं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सब बराबर बराबर हैं। तो यहाँ के मानव में थोड़ी समझदारी आई, ऐसा लग रहा है हम सब बराबर हैं, पंक्तिबद्ध तरीके से ये मानव खड़े हुए देखने को मिले। यहाँ पर मानव के साथ साथ में कई जानवरों के साक्ष्य मिले। जानवरों का साक्ष्य में यहाँ पर सबसे पहला बड़ा छिपकली, बड़ा छिपकली समझते हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोह बोलते हैं। बड़ा छिपकली, बड़ा छिपकली, इसका चित्रकारी देखने को मिलता है इसके पहाड़ी पर। बड़े छिपकली के साथ साथ यहाँ पर सांभर, घड़ियाल, घड़ियाल, इसके अलावा यहाँ पर बैल के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर भैंस का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। घोड़ा भी, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के इस कबरा पहाड़ में घोड़े का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, घोड़े के साथ साथ यहाँ पर आपको अन्य और कई चीजें हैं जिसका साक्ष्य मिलता है, जैसे कछुआ, हिरण, सब चीज का साक्ष्य यहाँ देखने को मिलता है। मतलब इस समय कहीं ना कहीं जो मानव थे वो इन जानवरों के साथ रहना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल मतलब इस समय जो मानव थे वो कहीं ना कहीं इन पशुओं के साथ थोड़ा सा व्यवहार उनका अलग होने लग गया था। और उसके बाद जो औजार, यहाँ के औजार में कुछ तरक्की देखने को मिलता है। तरक्की का मतलब भाई पहले जो औजार थे वो थोड़े बड़े बड़े पत्थर के औजार थे, बड़े बड़े पत्थर से लो मार दिए। ठीक है, लेकिन अब समझ में आया कि इसको मारने के लिए कुछ नुकीली चीजें होनी चाहिए, कुछ औजार लंबी होनी चाहिए ताकि हम दूर से वार कर सके। इस तरीके का कुछ दिमाग लगा करके यहाँ पर औजारों का निर्माण हुआ। और यहाँ पर जैसे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जैसे औजार की प्राप्ति देखने को मिलती है। कुल्हाड़ी मिलता है, अर्धचंद्राकार पत्थर के औजार मिलते हैं। अर्धचंद्राकार, पहले बड़े बड़े पत्थर मिला करते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर कुल्हाड़ी देखने को मिल रहा है औजार के रूप में। यहाँ पर बड़े बड़े क्या मिल रहे हैं, अर्धचंद्राकार। मतलब यहाँ के औजारों का जो अब रूप है वो सूक्ष्म रूप हो गया। मतलब पहले बड़े बड़े पत्थर से वो फेंक के मारते थे या शिकार किया करते थे, अब छोटे छोटे सूक्ष्म औजारों का ये प्रयोग करने लगे, पत्थरों को नुकीला करने लगे, अर्धचंद्राकार बनाने लगे, कुल्हाड़ी जैसी चीजों का निर्माण करने लगे। ये मध्य पाषाण काल की घटना है, क्योंकि तो आज से 10,000 से 8,000 बीसी पूर्व। हो सकता है आप में से कोई रहा हो। सुनीता, याद आ रहा है क्या पूर्व जन्म, कुछ बताओ। कैसे सुनीता, पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं याद आ रही है? तो यहाँ पर तरह तरह के सभी जीव जंतु, मतलब मैक्सिमम तो देखने मिले, लेकिन हाथी, प्रश्न पूछा है कि क्या यहाँ पर हाथी के साक्ष्य मिले, तो नहीं, हाथी का अभाव मिला है। यहाँ नोट कर लेना, हाथी का अभाव मिला है इस क्षेत्र में। सूक्ष्म उपकरण देखने को मिले हैं, कुल्हाड़ी जैसे औजारों का यहाँ पर क्या हो चुका था, निर्माण हो चुका था। चलो, इसके बाद मध्य पाषाण काल के बाद आ जाओ नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का समय मैंने आपको बताया। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल का जो समय है ये है आपका 8,000 बीसी से 5,000 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक, इस समय अगर आप देखोगे तो इस नव पाषाण काल के साक्ष्य में यहाँ पर जो खोज करता है, नव पाषाण काल के खोजकर्ता का नाम याद रख लो, बेस वही बना के चलो जो मैं आप लोगों को बताया। अभी अभी क्या बेस बनाया, बेस बना के चलो। खोजकर्ता कौन है देख लो इस नव पाषाण काल के। यहाँ पर आपको खोजकर्ता के साथ साथ मैंने क्या बोला, यहाँ पर मानव लाइफ कैसा है, मानव लाइफ। इसके अलावा मैं बोला कि यहाँ पर औजार। ठीक है, यही जो ये सबको बेच लो। खोज करता पहाड़ी, पहाड़ी में तो कुछ वो नहीं, नव पाषाण काल में कुछ पहाड़ी वाड़ी नहीं, बस जगह का नाम याद रखना, मानव लाइफ कैसा है, औजार कैसा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे खोज करता, तो यहाँ के खोजकर्ता का नाम रमेंद्र नाथ मिश्र। किसका नाम याद रखोगे, रमेंद्र नाथ मिश्र। इसके साथ भगवान दास भी रहे, लेकिन फिलहाल अभी एक नाम तो याद रखो, रमेंद्र नाथ। मानव लाइफ, यहाँ पर जब नव पाषाण काल आया तो मानव के पास थोड़ी बुद्धि में विकास हुई। ठीक है, अब बुद्धि में विकास हुई तो मतलब वहां मानव अपने आसपास क्षेत्र में रहने के लिए
गुफा की जगह छोटे छोटे घर बनाना शुरू किया। घर मतलब बस्ती। तो बस्ती अगर बना तो कहीं ना कहीं वो जानवरों के साथ उनका व्यवहार बदला। तो यहाँ पर जानवरों के साथ व्यवहार बदला मतलब कहीं ना कहीं पशुपालन शुरू हुआ। पशुपालन शुरू हुआ मतलब कृषि में कहीं ना कहीं रुचि आई। तो कहीं ना कहीं ये चीज का विस्तार नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो खोज करता है रविंद्रनाथ मिश्र, और जो मानव है वो अब आदि मानव नहीं कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ के जो मानव अब कहलाएंगे वो अब किसान कहलाएंगे। किसान, क्योंकि कृषि करते थे, थोड़ा सा जानकारी हो गई, बिजनेस भी करते थे, इधर से उधर लेन देन करना शुरू हुआ, तो व्यापारी थे। तो यहाँ के मानव थोड़े व्यापारी नजर आ गए, किसान नजर आ गए। यहाँ पर व्यापार के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान नाव से जावा करते थे, तो नाविक भी थे यहाँ पर। तो यहाँ की जो मानव लाइफ है आदि मानव से अब नव पाषाण काल में इन मानवों के बुद्धि में विकास हुआ। पाषाण काल ही है पूरा, लेकिन पहला जो पूरा पाषाण काल था वहां आदि मानव का, और इस नव पाषाण काल में आपको किसान, नाविक, व्यापारी ऐसे मानवों के रूप नाम देखने को मिलेंगे, ऐसे मानव उस समय देखने को मिलेंगे। और औजार, तो औजार में यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर औजार में क्या देखने को मिलेगा, अच्छा यहाँ पर औजार के साथ साथ अब वो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, अब यहाँ पर कैसा क्षेत्र मिलेगा, अभी तक वो क्षेत्र पहाड़ी था, लेकिन अब जो क्षेत्र मिलेगा यहाँ पर बस्ती मिलेगा। बस्ती, छोटे छोटे घर, वही बस्ती वाला घर, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से मानवों का बसावट शुरू हो गया, जिसे हम बोल सकते हैं गांव। गांव बनने, गांव आ गया, ठीक है। तो ये नवपाषाण काल हमको कौन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो मैंने बताया था अटेची, नवा अटेची, नव से नवा पाषाण काल, आ से अर्जुनी, टे से टेरम, और ची से चितवा डोंगरी। इतना नाम मैंने आप लोगों को बताया था, याद है कि नहीं है बताओ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जगहों के नाम आप लोगों को बताया था। यहाँ पर औजार कैसे मिलने लगे, तो यहाँ का जो औजार था, यहाँ का औजार वो घन आकार, घन आकार औजार, ठीक है, घन आकार औजार देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। औजार, घनाकार औजार देखने को मिलता है, घनाकार औजार, थोड़ा सा नए डिजाइन का औजार देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न तो पूछ लो भाई। नवपाषाण काल में आपको औजार, ठीक है, कैसे, छिद्रित औजार, छिद्रित बोल सकते हो उसको, छिद्रित घनाकार औजार, छिद्र के रूप में औजार देखने को मिलता है, छिद छिद वाले, छिद्रित, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब ये क्षेत्र कहां कहां पर मिला, तो जगह का नाम आप लोग याद रखना। अच्छा, नवपाषाण काल के बीच में हम लोग एक काल भूल गए क्या जी, चलो उसको भी देख लेंगे। हमने उत्तर पढ़ा, पूरा पाषाण काल पढ़ा, फिर मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल को भी थोड़ा भुला गए, उसको अभी देख लेंगे, ठीक है। तो इसके पहले उत्तर पाषाण काल बताना था जी, ठीक है। चलो, तो घनाकार औजार छिद्र रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम जानवर की बात करें तो यहाँ पर एनिमल जो देखने को मिलता है, ड्रैगन देखने को मिला इस समय, ड्रैगन, ड्रैगन देखने को मिलता है। तो अगर प्रश्न पूछे ड्रैगन कौन से काल में देखने को मिला, तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल, स्थान कहाँ कहाँ पर मिला, तो मैंने नाम आप लोगों को बता दिया, ये सब कल बता दिया है ना मैंने, लेकिन आज हम लोग उसके आगे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। अर्जुनी, ठीक है, टेरम, और क्या बताया था, अर्जुनी, टेरम और चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी, ये चीज बताया था, ठीक है, ये चीज बताया था। यहां तक हो गया। नवपाषाण काल के पहले एक पाषाण काल जो इधर छूट गया है, मैं इसको आगे पेज में बता देता हूं, बीच में था जी, उसको भुला गया मैं, भुला गया मतलब आगे बढ़ गए। यहां पर आपका है उत्तर पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल में आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। उत्तर पाषाण काल का समय कब से कब है, तो यहाँ पर थोड़ा इसको सुधार कर लेना। ये वाला जो है ना, ये वाला जो समय है वो आपका 5000 से 3000 BC का है,
इसके पहले वाला जो था वो उत्तर पाषाण काल जो अभी बता रहा हूं, ये वाला है 8000 से 5000 बीसी का। ठीक है, तो ये उत्तर पाषाण काल आपको याद रखना। उत्तर पाषाण काल में क्या क्या बताया था भाई, गायत्री बताओ। उत्तर पाषाण काल कहाँ कहाँ से मिला? तो मैंने आप लोगों को याद करवाया था, क्या याद करवाया था जी? उद्यम सिंह को याद रख लो। तो उत्तर पाषाण काल की जानकारी हमको धनपुर में मिलती है। धनपुर कहाँ है? गोल्ला पेंड्रा मरवाही में। उत्तर पाषाण काल की जानकारी हमको महानदी घाटी में मिलती है, महानदी घाटी में मिलती है। तो ये दो जगह उत्तर पाषाण काल से संबंधित है, याद रखना। यहाँ पर मानव की कुछ आकृति देखने को मिलती है, तो यहाँ के मानव की कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें बस यही चीज याद रखिएगा बस। ठीक, तो अभी तक हमने जितना पाषाण काल देखा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया उसको मैंने डिटेल में भी बताया आपको। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक बार एक झलक और देख लो, नक्शे में एक बार और देख लो फटाक से जी। ये है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ दिख रहा है सबको? ठीक, अब देखो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया, फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले वाला क्या बताया? पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया मध्य पाषाण काल, फिर मैं जो बताना था वो था उत्तर पाषाण काल, और चौथे नंबर पर याद रखना नवपाषाण। ठीक है, इसका समय सीमा मैंने बता दिया कब से कब रहा। तो पूर्व में आपको मैंने ट्रिक बताया था, पूर्व सीएम को याद रखो, मध्य में मकबरा को याद रखो, उत्तर में उद्धम सिंह को याद रखो, और नौ में नवा अटैची को याद रखो। ये ट्रिक आप लोगों को बताया था मैंने, है ना? इस ट्रिक के हिसाब से सारी जगह को मैं याद करवाया था। तो यहाँ पर पूर्व सीएम, तो पूर्व का मतलब ये है कि पूर्व पाषाण काल में सी और एम, तो सी से यहाँ पर है सिंगनपुर की गुफा, सिंगनपुर की गुफा। यहीं पर जो है, यहाँ एक नदी जाती है, ये नदी आप देखोगे तो यहां से निकलती है महानदी, और इस तरीके से बहते बहते ऐसे जाती है। तो यहाँ पर ये सिंगनपुर की गुफा के साथ साथ महानदी घाटी को भी याद रखना, महानदी घाटी, जो कि पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य हैं। पूर्व सी से सिंगनपुर की गुफा, सी से सिंगनपुर, एम से महानदी घाटी। उसके बाद मकबरा, मकबरा के म से क्या है? मध्य पाषाण काल, और क से क्या याद रखोगे? कबरा पहाड़। तो यहाँ पर याद रखना, यहीं पर आपको मिला कबरा पहाड़, जो मध्य पाषाण कालीन है, कबरा पहाड़। दूसरा, तो पहला हमने देखा सिंगनपुर और महानदी, दूसरा मैंने देखा कबरा पहाड़ जो मध्य पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल मतलब ऊ से उत्तर पाषाण काल, ध से धनपुर, म से महानदी, और सी से सिंगनपुर। तीनों जगह इसमें साक्ष्य देखने को मिलेगा अगर देखोगे डिटेल में। तो यहाँ पर धनपुर, ये है जीपीएम, यहाँ पर मिलेगा आपको धनपुर, इस जगह पर एक साक्ष्य मिलेगा। यहाँ पर महानदी घाटी, इसी का ही साक्ष्य है। सिंगनपुर की गुफा, यहाँ पे भी साक्ष्य मिलेगा। तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर का उत्तर पाषाण काल, जिसमें धनपुर के साथ सिंगनपुर महानदी घाटी में भी उत्तर पाषाण काल की जानकारी मिलती है। नवा पाषाण मतलब न से नव पाषाण काल, अटैची से, अटैची से नाम क्या क्या बात कराया भाई बताओ? अटैची के आ से यहां पर है बालोद, ये दिख रहा है बालोद। इस बालोद में याद रखना, सॉरी हाँ, बालोद में याद रखना अर्जुनी, यहीं पर याद रखना चितवा, डोंगरी, और नौ पाषाण का ही हिस्सा इस रायगढ़ में मिलेगा आपको तेरम। तो ये हो गया आपका नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल कौन से क्रम का? चौथे नंबर का। तो 1 2 3 4, ये 4 काल आपको याद रखना इस क्षेत्र में हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर पाषाण काल में धनपुर, महानदी, सिंगनपुर ये भी आ जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से एक एक तो कम से कम याद रख लो। इसलिए ट्रिक को बताऊं ताकि आपको अगर कभी पूछ दे क्या उत्तर पाषाण काल में सिंगनपुर में गुफा में कुछ जानकारी मिली, तो हाँ मिली है, लेकिन सिंगनपुर की गुफा मेन जो शुरू हुआ कहां से? पूर्व पाषाण काल, वहां से आपको साक्ष्य मिला। बाद में फिर यहाँ लोग तो रहेंगे,
तो उत्तर पाषाण काल में भी उससे रिलेटेड जानकारी मिलती है। ठीक है, ओके, तो यहां तक आपको ये ट्रिक से ये दिमाग सेट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आदि मानव मिले सिंगनपुर की गुफा में, कबरा पहाड़ में। सिंगनपुर की गुफा में सीढ़ीनुमा मानव मिले, कबरा पहाड़ में पंक्तिबद्ध मानव मिले। वहीं नवपाषाण काल में मानव जो मिले वो थोड़े एडवांस हो गए, किसान, व्यापारी, नाविक, ये सब मानव देखने को मिलते हैं इस नवपाषाण काल में। तो ये हो गया आपका पाषाण काल के 4 काल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत तो पूछ लो। कौन किसका खोज करता है वो सब मैंने आपको डिटेल में बता दी एक एक के बारे में। ये पूरा पाषाण लिखो या पूर्व पाषाण काल लिखो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। ये लो पूर्व लिख देता हूँ। ठीक है, पूर्व के बाद हमने क्या देखा, मध्य पाषाण काल। उसके बाद हमने क्या देखा, एक्चुअल में इसके बाद आना था, मैं थोड़ा भूल गया इसलिए उत्तर पाषाण काल अगले पेज में है। फिर चौथे नंबर पर नवपाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल आपको ये तीसरे नंबर पर, चौथे पे नवपाषाण काल। यहां तक याद हो गया। आगे बढ़ाऊं गाड़ी, कैसे आगे बढ़ाएं? अब देखो थोड़ा सा यहाँ जो मैं आप लोगों को रायगढ़ वाले क्षेत्र को थोड़ा घुमा देता हूँ। नवपाषाण काल की जानकारी हमको और भी जगह मिलती है। ये देखो, ये है हमारा रायगढ़। इस रायगढ़ में अगर आप देखोगे तो रायगढ़ से बीचों बीच से, रायगढ़ से कौन सा नेशनल हाईवे जा रहा है, तो यहां से आ रहा है बिलासपुर से नेशनल हाईवे। ठीक है, ये है नेशनल हाईवे 49, नेशनल हाईवे 49। यहां पर है आपका रायगढ़, ये है रायगढ़। ठीक, अब इस रायगढ़ वाले रोड में यहां से आप अगर जाओगे, ये बिलासपुर से आ रहे हो, इस रोड को पकड़ के जब रायगढ़ जाओगे तो बीच में यहीं पर एक रोड में कुछ मिलेगा, फिर कुछ मिलेगा, फिर कुछ मिलेगा, फिर रायगढ़ मिलेगा, उसके बाद फिर कुछ जगह मिलेगा। मतलब हालांकि सब दूर दूर पर है लेकिन हम इसको रोड पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रोड में आपको मिलेगा, यहाँ सबसे पहला ये है बोतलदा गुफा। क्या याद रखोगे, बोतलदा गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा। याद रखना, बोतलदा गुफा लगभग 2000 फीट लंबा है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा। ये सब नवपाषाण काल से संबंधित ही लेना आप। ओके, बोतलदा गुफा। फिर बोतलदा गुफा के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये है आपका खरसिया, और खरसिया से आगे जाओगे तो ये है आपका सिंगनपुर की गुफा, सिंगनपुर की गुफा। यहीं पर पहाड़ी पड़ेगा रास्ते में आपको, यहीं पर एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम मैंने बताया, कौन सी पहाड़ी, चवर ढाल की पहाड़ी, चवर ढाल की पहाड़ी। फिर जाओगे तो रायगढ़ मिलेगा, रायगढ़ के बाद जाओगे तो यहाँ पर आपको गजराज की पहाड़ी मिलेगी, गजराज की पहाड़ी। और इस गजराज की पहाड़ी में ये जो है, यही तो है कबरा पहाड़, कबरा पहाड़। ठीक है, ओके, बोतलदा गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा, याद रखना। ठीक है, बाकी कबरा पहाड़ आपको गजराज की पहाड़ी में देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेरम भी है। टेरम कहाँ पर है, तो टेरम जो है रायगढ़ से अगर हम लोग इस रोड में चलते हैं ऊपर की तरफ, रायगढ़ से अगर मैं इस रोड में निकलता हूं तो यहाँ पर है धर्मजयगढ़। यहाँ पर उदयपुर की पहाड़ी है, उदयपुर की पहाड़ी, ये है उदयपुर की पहाड़ी। और इसी उदयपुर की पहाड़ी को आज हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर नाम है धर्मजयगढ़। और यही रायगढ़ से धर्मजयगढ़ तरफ जब जाओगे तो यहाँ पर बीच में आपको मिलेगा टेरम, टेरम। ठीक है, टेरम। और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी जगह है, जैसे कि ओंगना है, एक जगह है ओंगना, यहीं पर आपको मिल जाएगा। कर्मागढ़ धर्मजयगढ़ से लगा हुआ है, कर्मागढ़ ओंगना है। ठीक है, टेरम है, ठीक है, भालूवाड़ा है। ये सब जगह आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसके आगे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको कुछ कुछ और प्रमुख स्थल मिलेंगे। यहाँ पर जैसे कि आपको मिलेगा, आप लोग नाम सुने होंगे, ये सब नाम को मैं बता देता हूँ ताकि एग्जाम में आए तो आपसे बन जाए। तो यहाँ पर भैंसगढ़ी है, एक नाम याद रखना,
भैंसगढ़ी, ये सब रायगढ़ के ही है ना, भैंसगढ़ी, ठीक है, भैंसगढ़ी। उसके अलावा यहाँ पर एक खैर वृक्ष से याद रखना, खैरपुर, खैरपुर, ये सब जगहों के नाम याद रखना, ठीक है। भंवरखोल, भंवरखोल, टीपाखोल, भंवरखोल, टीपाखोल, खैरपुर, भैंसगढ़ी, ठीक है, बेनीपाट, ये सब प्रश्न पूछा है। ये सब पाषाणकालीन संबंधित स्थल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टेरम के पहले यहाँ पर आपको मिलेगा ओंगना की गुफा, ये भी एक गुफा है, ओंगना गुफा, ओंगना, टेरम, धर्मजयगढ़। इधर जाओगे तो तमनार, यहाँ पर एक तमनार जगह है ना, यहाँ पर तमनार, तमनार से थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो सब भैंसगढ़ी, खैरपुर, भंवरखोल, टीपाखोल, बेनीपाट, ये सब प्रमुख प्रमुख जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ के प्रमुख प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। भैंसगढ़ी, खैरपुर, भंवरखोल, टीपाखोल, बिल्कुल गायत्री नायक, तो ये सब जगह आपको पता होना चाहिए जी, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जगह है। बाकी यहाँ पर टेरम तो पता चली गया, टेरम है, चितवा डोंगरी, और इधर आपका अर्जुनी इस तरफ पड़ेगा। ये रायगढ़ के, ये सब रायगढ़ आज का छत्तीसगढ़ का जो रायगढ़ है, जिसकी स्थापना 1948 में एक जिले के रूप में हुई, उससे पहले तो रियासत था। तो यहाँ पर मानव की सारी पाषाणकालीन सभ्यताएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो कभी घूमे नहीं होगे तो घूमने चले जाना, कोई है रायगढ़ का तो बताओ जी, हम तो गए नहीं हैं, हम भी जाएंगे का दिन रायगढ़, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने 4 काल देखा। इन 4 काल के बाद अब आता है महापाषाण काल। महापाषाण काल क्या है? महापाषाण काल मेगालिथिक एज, 5वें नंबर पर महापाषाण काल को याद रखो, ठीक है। 1 मिनट, चलो, महापाषाण काल, ये 5 नंबर का, इसको याद रखना, महापाषाण काल, ठीक है। महापाषाण काल में इसका अर्थ क्या है? महापाषाण काल, मेगालिथिक एज, मतलब यहां पर महापाषाण काल में छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर आपको मृत घेरे मिले हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये महापाषाण काल के मृत घेरे कहां कहां देखने को मिले, तो याद रखना, एक तो यहां पर है बालोद, बालोद, बालोद के अलावा नीचे की तरफ जाओगे तो यहां पर है कोंडागांव, कोंडागांव, कोंडागांव से यहां पर जाओगे तो ये है दंतेवाड़ा, ठीक है। और रायगढ़ में तो मिलेगा ही मिलेगा, रायगढ़ तो अपने आप में फेमस जगह है ही। तो रायगढ़, बालोद, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, ये सब जगहों पर आपको पाषाण काल के बाद पत्थरों के बड़े बड़े, जैसे कि कोई अगर मर जाता है तो मरने के बाद उनको दफनाया जाता था और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर का औजार, औजार मतलब बड़े बड़े पत्थर पाषाण को रख दिया जाता था उनके समाधि स्थल पर। तो यहाँ पर याद रखना, समाधि बनाने में, ठीक है, पत्थरों का उपयोग हुआ। तो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग, बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग समाधि बनाने में हुआ। और ये क्षेत्र हमको कहां कहां मिले? रायगढ़ में कुछ जगहों पर, बालोद में, कोंडागांव में, दंतेवाड़ा में, यहाँ पर आपको सब बड़े बड़े पाषाण घेरे मिले। इसी महापाषाण काल के इसी समाधि को हम क्या बोलते हैं? पाषाण घेरे, पाषाण घेरे, बड़े बड़े पत्थर से उसको दफना दिया जाता था और घेर दिया जाता था, तो पाषाण घेरे मिले, याद रखना। इसी पाषाण घेरे को, इसी समाधि को हम लोग और क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डॉलमेन। ये पूछा है, डॉलमेन क्या है? तो यही पाषाण घेरे को हम डॉलमेन बोलते हैं। इसी को मेन हीर शब्द से भी उल्लेखित किया गया है, मेन हीर। तो कभी प्रश्न पूछे मेन हीर क्या है,
ये डॉलमेन क्या है, तो ये बड़े बड़े पत्थरों से जिस मृतक को दबाया जाता था वो पाषाण घेरे, ठीक है, इसी पाषाण घेरे के साक्ष्य रायगढ़, बालोद, कोंडागांव, दंतेवाड़ा मिला। तो दंतेवाड़ा में कहां पर मिला है, तो दंतेवाड़ा में याद रखना यहां पर एक जगह है गामावाड़ा। दंतेवाड़ा में कहां पर मिला, यहीं पर लिख दे रहा हूं, इधर ना लिख के, गामावाड़ा। याद रखना यहाँ बड़े बड़े मृतक स्तंभ मिले हैं, बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए, ये है गामावाड़ा, ठीक है। वहीं कोंडागांव में जाओगे तो कोंडागांव में गढ़ धनौरा, कोंडागांव में क्या रखोगे, गढ़ धनौरा, गढ़ धनौरा मिला है कोंडागांव में, गढ़ धनौरा, ठीक है, गढ़ धनौरा। वहीं कोंडागांव जहां गढ़ धनौरा मिला, यहां पर लगभग 500 प्लस पाषाण घेरे की प्राप्ति हुई है। तो 500 प्लस पाषाण घेरे कहां मिले, तो 500 से अधिक पाषाण घेरे मिले हैं इस कोंडागांव में, ये याद रखेगा। फिर बालोद में जाओगे तो बालोद में बहुत सारी जगह है। बालोद में जैसे कि आप जाओगे तो बालोद में याद रखना, इधर लिख देता हूं बालोद वाला, यहां पर आपको एक करही बधर, करही भदर, दूसरा करका भाटा, तीसरा सोरर, 3 जगह दिमाग में सेट हुआ क्या बताओ, करही बधर, करका भाटा, सोरर। यहां गढ़ धनौरा है तो यहां पर याद रखना धनौरा करके जगह है, धनौरा, धनौरा, धनौरा। उसके अलावा चिरचारी, चिरचारी, ये सब प्रमुख जगह आपको देखने को मिला, ठीक है। तो यहां पर याद रखना बालोद जिले में जो पाषाण घेरे मिले हैं वो कहां कहां मिले, तो जैसे कि कढ़ी खाते हो, कढ़ी, कढ़ी खट्टे भाटे का खाते हो ना, तो कढ़ी से करही याद रख लो, भाटा से करका भाटा को याद रख लो, सोरर मतलब खट्टा है, सौर है खट्टा, तो सोरर को याद रख लो, धनौरा को याद रख लो और चिरचारी को याद, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं विश्वजीत, पटवारी हो चाहे आप व्यापम के मंडी उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो, या पटवारी के अलावा आप कोई भी RI जो भी सामने आने वाला एग्जाम है, संयुक्त भर्ती की परीक्षा है ना, ग्रेड 3 वाले जितने भी परीक्षा है, सभी परीक्षाओं को ध्यान में लेकर के इस बैच को लाया गया है, व्यापम का ये बैच बन रहा है, ठीक है। तो गढ़ धनौरा कोंडागांव में, और धनौरा बोलेंगे तो बालोद में है, ठीक है। रायगढ़ में याद रखना छोटे पेंडर, एक जगह छोटे पेंडर याद रखना, ठीक है, जगह का नाम है। गढ़ धनौरा पाषाण घेरे 500 से ज्यादा कोंडागांव मिले, दंतेवाड़ा में, गामावाड़ा में बड़े बड़े पत्थर के मृतक स्तंभ मिले हैं, यहीं बालोद में करही भदर, करका भाटा, सोरर, धनौरा, चिरचारी, ये सब प्रमुख प्रमुख जगह मिला है, ठीक है। यहीं पर आप बालोद में भूज गहन को भी याद रख सकते हो, भूज गहन यहीं पे कनेक्ट करता हूं, भूज गहन, भूज गहन भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो भूज गहन भी पाषाण घेरे हैं। भूज गहन कहां पर है, तो ये बालोद जिले में है, भूज गहन, ठीक है। इतने नाम तो कम से कम याद रखो जी, ओके। कैसे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो। तो यहां तक आपका महापाषाण काल तक का जो समय रहा, यहां तक आपका पूरा पाषाण काल देखने को मिलता है। और इसी छत्तीसगढ़ में कुछ नदी घाटियों में भी आपको पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। कई नदी घाटी हैं, है ना, कौन कौन सी नदी घाटियों पर पाषाण के साक्ष्य मिलते हैं पाषाण काल के, तो यहाँ पर एक याद रखना महानदी, ये महानदी गई और ये महानदी ऐसे करके वही, ये महानदी घाटी में आपको क्या मिलेगा, पाषाण काल के साक्ष्य मिलेंगे, महानदी घाटी, ठीक है। ऊपर से एक नदी आती है जिसे हम मांड नदी कहते हैं, ये मांड नदी पर आपको मिलेगा, मांड घाटी पर पाषाण काल के कई साक्ष्य मिले हैं, मांड घाटी, मांड नदी घाटी। यहाँ पर नीचे से एक नदी जाती है, ये नदी है जोक नदी,
तो जोक नदी घाटी पर आपको पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। नदियों के किनारे किनारे ज्यादा बसा करते थे लोग, तो मांड घाटी पर, महानदी घाटी पर, जोक नदी घाटी पर, और नीचे में इधर तरफ जाओगे तो यहाँ पर इंद्रावती, ये इंद्रावती नदी घाटी पर भी आपको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इंद्रावती नदी घाटी, कम से कम ये 4 नदी घाटियों को भी याद रख लो जी, 4 नदी घाटी। बाकी यहाँ पर महानदी की एक सहायक नदी है जो यहाँ से निकलती है, तेल नदी। इस तेल नदी पर भी आपको साक्ष्य मिलेगा, तेल नदी घाटी। तो ऊपर में जाओगे तो सरगुजा संभाग तरफ से मांड नदी आ रही है, मध्य में जाओगे तो बिलासपुर और रायपुर संभाग में महानदी है, इसी के पास तेल नदी है, इसकी सहायक नदी, वही जोक नदी सहायक नदी है। नीचे बस्तर संभाग में जाओगे तो इंद्रावती नदी घाटी। मतलब दुर्ग संभाग को छोड़ के अन्य सभी संभाग में जहां जहां नदियां हैं वहां पर पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। और इस महापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में आपका ताम्र युग कहीं ना कहीं आप देखोगे, क्योंकि नवपाषाण काल 3000 बीसी तक हुआ और 3000 के बाद अब कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी वहां कॉपर की खोज हुई थी और इस वजह से उसे ताम्र युग सभ्यता कहते हैं, जिसका साक्ष्य हमको छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे इस महापाषाण काल में, ठीक है, मृतक स्तंभ बनाए जाते थे, यहाँ कहीं ना कहीं लोहे की खोज हो चुकी थी। तो महापाषाण काल के युग को हम लोह युग भी कह सकते हैं, इसी काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, तो लोह युग भी है ये। ठीक है, ये नदी घाटियों पर आपको साक्ष्य मिले महापाषाण काल का, इसी दौर में इस युग को हम लौह युग भी कहते हैं, इस दौर को लौह युग भी कह सकते हैं, लौह युगीन। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोगों के लिए थी। ये हो गया कंप्लीट आपका पाषाण काल। पाषाण काल में हमने ये वाला हिस्सा जो देखा, ये जो आपका है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखना। ये छत्तीसगढ़ का रायगढ़ क्षेत्र है, रायगढ़ में नेशनल हाईवे 49 बिलासपुर से आओगे तो बीच में बोतलदा गुफा, फिर खरसिया, इसके बाद क्या मिलेगा, सिंगनपुर की गुफा देखने को मिलेगी। उसके बाद जाओगे तो रायगढ़, रायगढ़ के बाद गजराज की पहाड़ी जहाँ कोबरा पहाड़ है, या तमनार वाला जगह है जहाँ भैंस गढ़ी को याद रखना, टीपा खोल को याद रखना, खोल मतलब गुफा, हवर खोल मतलब गुफा, खोल शब्द मतलब गुफा को बता। बेनीपाट, खैरपुर, खैरपुर मतलब शहर, खैर वृक्ष मिले तो खैरपुर नाम पड़ गया, भैंसों का जगह था, भैंसों का गढ़ था तो भैंसगढ़ी नाम पड़ गया। तो ये सब साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां तक आपके दिमाग में याद हुआ भंवर खोल, जिसे सूती पाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर छापा मारा भी है, लेकिन इतना तो कम से कम याद रखो आप, बेनीपाट, टीपा खोल, भंवर खोल, तमनार के पास है, नीचे में भैंसगढ़ी, खैरपुर। ठीक, ओके, अभी रात को 9 बजे वाला एमसीक्यू क्लास नहीं हो पा रहा है जी। ठीक है, रात को एमसीक्यू क्लास लेने का था लेकिन अभी नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, उसको लेंगे, टेंशन मत लो। हो सके ना आज शाम को 5 से 6 हो सके तो मैं एक एमसीक्यू ले सकता हूँ। ठीक है, उस एमसीक्यू में आप हो सके तो जुड़िएगा। ओके, या रात्रि को अगर खाली रहे तो आज रात्रि में एक एमसीक्यू लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है गायत्री नायक, जिसमें कंप्लीट आपके जो त्यौहार हैं, 30 त्यौहार हैं, उससे संबंधित एमसीक्यू लेकर आ जाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं जी। ये स्पेशली जो क्लास हो रही है ये व्यापम बैच वालों के लिए हो रही है, छत्तीसगढ़ का इतिहास हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने आज के समय, आज तक हमने पूरा कंप्लीट पाषाण काल पढ़ लिया। पाषाण काल के बाद अब हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू होगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का समय कहीं ना कहीं 3000 बीसी के बाद देखने को मिलता है, और आद्य ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से जो सभ्यता मिलती है वो सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है। यहाँ पर हम लोग अब जो अगली क्लास पढ़ेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है
ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ठीक है, यहाँ पर ये सिंधु घाटी हमको उत्तर सिंधु तरफ मिलती है, सिंधु नदी तो छत्तीसगढ़ से कई दूर है, तो छत्तीसगढ़ में इस सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव हमको नहीं देखने को मिला। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं मिलता, कोई साक्ष्य नहीं मिलता, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य हमको नहीं मिलता। चलो, तो यहां तक आप लोगों के लिए था क्लास, ठीक। आज की क्लास यहीं रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग इस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अब जो नया काल शुरू होगा, ऐतिहासिक काल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगली क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। बाकी आप लोगों को फिर से बता दूं कि ये जो बैच है एकदम फ्रेश बैच होगा, सीजी व्यापम वालों के लिए होगा। सीजी व्यापम के तमाम जितने भी कोर्स उसके अंतर्गत होते हैं, उसका एग्जाम भी शुरू होने वाला है अप्रैल से, इसमें मंडी उपनिरीक्षक शामिल है। इसके अलावा अन्य जितने भी एग्जाम हैं सब में ये काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास। धन्यवाद, राधे राधे।